हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केस लॉस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन सोसाइटी में। तो चलिए देखते हैं। पहला केस देखते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने लोकस स्टैंडाई को फोकस करते हुए इसकी अप्रोच को थोड़ा चेंज किया था। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू रिट पिटीशन जो लॉयर है वो फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था लोकस स्टैंडाई, उसका यह मतलब होता है कि एक राइट या कोई कैपेसिटी जिसके थ्रू कोई भी एक्शन जो है वो कोर्ट में लाया जा रहा है। तो बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आपके पास कैसी कैपेसिटी है, आप कौन हो जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो पहला ये केस था। अगला केस देखते हैं रूरल एजुकेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। दिस वाज द फर्स्ट एनवायरमेंटल पीआईएल इन इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग के ऑपरेशन को रोकने के लिए एक व्यू मांगा, जिसमें भार्गव कमेटी का गठन किया। और भार्गव कमेटी ने यह एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने यह चीज़ बताई कि जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ हैं तो वो उसमें जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है माइनिंग के थ्रू, तो इन सेंसिटिव एरियाज़ पे इनका ऑपरेशन रोक देना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी बताया और यह ऑब्जर्व किया कि इकोलॉजी इज़ अ टास्क विच इज़ नॉट ओनली ऑफ स्टेट। मतलब ये एक सिर्फ स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि उसको बैलेंस बना के रखे, एक सिटीज़न की भी ड्यूटी है। और वो अंडर आर्टिकल 51 AG के अंदर आती है कि सारे सिटीजन इस पे भागीदारी करें। अगला केस देखते हैं गोवा फाउंडेशन वर्सेस कोनकर रेलवेज कॉर्पोरेशन 1992। इसको ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एक बीच का रास्ते की बात करी, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि बिना किसी एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो और वहाँ एडवर्स इफेक्ट ना हो किसी भी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट पे। तो वी मस्ट हैव टू टेक अ पाथ बिटवीन दोज इंटरेस्ट एंड इसमें एक चीज़ करनी होगी, एक बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रोल प्ले करता है। तो एक बैलेंस बनाने की बात करी और इस तरीके का एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने की बात करी। अगला केस देखते हैं इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में जैसे कि रेलेंट फ्लेचर और ओलियम गैस लीकेज भोपाल गैस ट्रेजेडी में प्रिंसिपल एप्लीकेबल कराया गया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, वो इस केस में भी इस तरीके का प्रिंसिपल एप्लीकेबल कराया गया था। और 4 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन एज ए डैमेज टू द इकोलॉजी था वो प्रोवाइड किया गया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट की बात करी गई थी एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो हम बता देते हैं 2 तरीके की लायबिलिटी होती है, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है और एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके पास डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, आप चीज़ों की लायबिलिटी के लिए डिफेंस ले सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके पास छूट होती है। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप एब्सोल्युटली लायबल होते हैं, आप किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ, वहाँ पे गैस लीकेज हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि गलती किसकी है या किसकी गलती नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आपकी अथॉरिटी में थी वो और आपकी अथॉरिटी से वो गैस लीकेज हुआ है, तो यू मस्ट हैव टू पे द कॉम्पनसेशन टू द ऑल वर्कर्स ओवर देयर और हु वर अफेक्टेड ओवर देयर। तो इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप एब्सोल्युटली लायबल है, आपके पास कोई भी डिफेंस नहीं है कि आप कॉम्पनसेशन या डैमेजेस ना दें। और इस केस में एक और चीज़ बोली गई कि ग्रीन बेंचेस इन ऑल दी स्टेट हाई कोर्ट, ग्रीन बेंचेस का गठन करना चाहिए और गठन होना चाहिए, इस केस में बताया गया। अगला केस है समंता स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो लीज पे जो लैंड और ट्राइबल लैंड दी जाती है, जो फॉरेस्ट लैंड और शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, उन पे जो माइनिंग का काम होगा वो प्राइवेट कंपनी या नॉन ट्राइबल जो इंडस्ट्रीज़ या ऐसी कोई संस्थाएं हैं उनको ना देकर द एक्टिविटी कैन ओनली बी डन बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और बाय द ट्राइबल पीपल। अगला केस देखते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान लिखा है, यहाँ पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। ये एक पीआईएल विशाखा ग्रुप ने फाइल करी थी। ये एक केस रिलेटेड था सेक्सुअल हैरेसमेंट से और विशाखा एक ग्रुप था जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। इसमें इस पीआईएल के तहत 14, 19 और 21 के अंडर वुमेन राइट और फंडामेंटल राइट फॉर वुमेन, वर्किंग वुमेन
की बात करी गई थी, जिसमें जो बेसिक डेफिनेशन थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की वो भी बताई गई थी। उसके साथ गाइडलाइंस भी जारी करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि इन ऐसे केसेस को, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, इनको कैसे डील किया जाए और कैसे आगे इन चीज़ों को रोका जाए, इसके लिए भी बताया गया था। ये बहुत ही लैंडमार्क केस था। अगला केस देखते हैं, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। अगला केस देखते हैं, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, जिसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इस केस में टेस्ट लिटिगेशन रिप्रेजेंटेटिव एक्शन प्रो बोनो पब्लिको के तहत एक जुडिशियल एक्टिविज्म की डॉक्ट्रिन जो है उसको इन्वेंट किया था और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अगला केस देखते हैं, बेस्ट बेकरी केस। बेस्ट बेकरी केस ये बहुत ही लैंडमार्क और लाइमलाइट केस रहा है। 2002 में जब गोधरा कांड हुआ और गुजरात में जब वायलेंस बढ़ा तो 14 लोग एक बेकरी में फंसे हुए थे, उनकी मौत हो गई, जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए एक ऑर्डर किया कि इसका रीट्रायल होना चाहिए और जो कि गुजरात से बाहर होना चाहिए। तो इसमें स्पेशल कोर्ट मुंबई में बनाई गई 2006 में और कन्विक्शन किया गया 9 लोगों का और 17 लोग इसमें एक्यूज़ पाए गए। ये बहुत ही ऐसा केस था जिसको बहुत ही जेनोसाइड की तरीके से इसको ट्रीट किया गया था। अगला केस देखते हैं, पीआईएल की फील्ड में अगर हम एक नाम देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इन दोनों को कोरिलेट करते हुए जो बीच की कड़ी निकलती है वो है एमसी मेहता की। अगर एमसी मेहता का नाम किसी ने नहीं सुना तो ये समझ लीजिए किसी ने लॉ नहीं किया। तो पीआईएल, एनवायरनमेंट और एमसी मेहता, दीज 3 टर्म्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो अगला केस देखते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लाइमलाइट केस था और सभी जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी, ये उसका केस था जहाँ पे पीआईएल डाली गई थी और कोर्ट ने एक्सटेंड किया था स्कोप जो 21 और 32 का। 21 में इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया था और इन्वायरमेंट को भी बचाने के एक लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से एक इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एक बात कही गई थी इसमें। और 32 का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेते हुए इसको बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर रखा गया। इस केस को एक माना गया कि इसमें अगर लायबिलिटी है, उसमें अगर हम कोई भी डिफेंस देते हैं तो ये गलत होगा। और यहाँ पे स्केप ऑफ पॉइजनस मटेरियल, जैसा कि एक टॉट में पढ़ते हैं कि अगर स्केप ऑफ एनी पॉइजनस थिंग और स्केप ऑफ एनी थिंग विच इज़ इन कंट्रोल ऑफ यू अगर होता है तो आप लाइबल होंगे, या तो स्ट्रिक्टली लाइबल होंगे या एब्सोल्युटली लाइबल होंगे। स्ट्रिक्टली अगर लाइबल होंगे तो आपके पास डिफेंस रहेंगे और एब्सोल्युटली लाइबल रहेंगे तो आपके पास डिफेंस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने एब्सोल्युटली लाइबल किया था उस जो उसकी मालिक था उस गैस जो फैक्ट्री थी। और इस केस में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम मेथिल आइसोसाइनेट था। अगला केस देखते हैं, केस देखते हैं ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये एक रिट पिटीशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। 5 जजेस बेंच ने एक पिटिशनर को अलाउ किया था हु लिव ऑन पेमेंट्स एंड इन स्लम्स इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, जो कि झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो स्टे ऑन द पेमेंट अगेंस्ट देयर ऑर्डर ऑफ एविक्शन। एक पहले भी ऑर्डर किया गया था कि इनको खाली करने के लिए, जैसे कि एक वहाँ पे कोलगा टेलिस एक कंपनी थी जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे सेटअप करना चाहती थी, तो उसने जो स्लम्स में रह रहे थे उनको खाली कराने के लिए बोला गया था बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो ये चीज़ पहले ऑर्डर हो गया था कि वहाँ पे एविक्शन हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बट ड्यू टू मानसून आ जाता है और मानसून की वजह से वहाँ पे ये एविक्शन का प्रोसेस रुक जाता है और वो लोग 2-3 महीने का वक्त दिया जाता है उन्हें। उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एंटरटेन करते हुए ये बोला कि जो राइट टू लिवलीहुड है जो वहाँ पर रह रहे हैं वो राइट टू लाइफ आज पर आर्टिकल 21 के तहत आता है और उनको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक के लिए उनकी दूसरी व्यवस्था ना की कर दी जाए, जब तक उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की व्यवस्था ना बना दी जाए। तो इसलिए उनको जो ऑर्डर पहले दिया था एविक्शन के लिए उसको रोकते हुए नेक्स्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया
और वहाँ पे उनको तब तक के लिए ठहरने के लिए बोला जब तक के लिए वो जो इंडस्ट्रियल सेटअप करने की जो कंपनी थी उसको दूसरी जगह उनकी व्यवस्था ना कर दे। अगला केस देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत ही एक यूनिक तरीके के PIL है जिसमें एक लेटर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL को डिटेन कर लिया था। सुनील बत्रा ने उस लेटर को लिखा था और सुनील बत्रा एक एक्यूज थे जो कि जेल में थे, तिहाड़ जेल में। तो जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके खिलाफ सुनील बत्रा ने एक एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें बताया कि कैसे क्रूअल ब्रूटल ऑपरेशन यहाँ पे चलता है अगेंस्ट द प्रिजनर्स, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो उन्होंने डिटेलिंग में उसको बताया, उसको उसका सुओ मोटो लेते हुए, उसका जुडिशियल एक्टिविज़म लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 एमिकस अपॉइंट किए और जेल में भेजा इंटरव्यू लेने के लिए प्रिजनर्स का। तो वहाँ पाया गया एक प्रेमचंद नाम के एक प्रिजनर था, उसको बहुत गलत तरीके से टॉर्चर और ट्रीट किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी और प्रिजनर्स के राइट के बारे में बात करी और बोला कि दे आल्सो हैव अ ह्यूमन राइट if there is a curtailment of any fundamental right, then अगला केस देखते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो कि ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो अगर पोस्ट करेगा इंटरनेट पे या किसी भी तरीके का विरोध अगर करता है या उस चीज़ का क्रिटिसिज्म करता है तो ये एक क्राइम होगा जिसकी पनिशमेंट साइबर क्राइम के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बताई गई है। यह प्रोविज़न इनकंसिस्टेंट था आर्टिकल 19(1)A के, जो कि बताता है कि फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है जो कि इनकंसिस्टेंट है किसी भी फंडामेंटल राइट के, तो वो प्रोविज़न, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इसी बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। नाज फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इस केस में जो कोर्ट ने पहले डिक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, जो कि सेक्शन 377 में दी गई हैं, विच इंक्लूड द होमोसेक्सुअलिटी एक्ट। और इसमें बट लेटर ऑन दिस जजमेंट वर ओवर रूल्ड in 2013 by the Supreme Court itself. अगला केस देखते हैं दामोदर राव वर्सेस स्पेशल ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद। 1987 का केस था। इसमें एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी जो कि PIL की तरह इंटरटेन करी गई। एक पर्सन ने PIL फाइल करी जिसमें यह बताया कि एक पार्क की ज़मीन है जिस पे इलीगली एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बनने का एक प्लान बन रहा है और उस पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 21 के तहत उसको ट्रीट करते हुए बोला कि दिस इज़ ऑल्सो अ राइट टू लाइफ आज इफ़ दी थिंग इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो इस चीज़ को एंटरटेन करते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिया कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है उसको रिमूव किया जाए, हटाया जाए और उस पार्क का रेनोवेशन और रिक्रिएशन करा जाए, जिससे जो भी वहाँ। अगला केस देखते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को ट्रांसजेंडर केस भी बोला जाता है, जिसमें इनको एक रिकग्निशन मिली थी एज अ थर्ड जेंडर और गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया कि इनको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाए और रिजर्वेशन भी उसी तरीके से जैसे माइनॉरिटी को मिलता है जॉब में, एजुकेशन में और अदर किसी भी एम्यूनिटीज़ में उनको प्रोवाइड किया जाए।